पॉलिटी चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पार्ट 2। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और हम बना रहे हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और बन रहे हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो हमने देखा था कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना दिया गया, जिसमें फ़िलहाल 211 मेंबर्स थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स उसमें थे नहीं, वो उन्होंने खुद को डिटैच रखा था और मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट कर दिया था। तो इंडिपेंडेंस एक्ट आता है हमारा 1947 में। राइट कैसे आएगा? माउंटबेटन प्लान के हिसाब से। माउंटबेटन प्लान क्या था कि इंडिया को 2 डोमिनियंस में तोड़ दिया जाए, 2 डोमिनियंस में पार्टीशन होगा, वो होगा इंडिया और पाकिस्तान के तौर पे। तो माउंटबेटन प्लान को कब अडॉप्ट किया गया था? जून 3, 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखें। तो माउंटबेटन प्लान के टाइम पे ये उस ड्यूरिंग में बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स आपसे इंडियन यूनियन में वो आना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आना शुरू कर दिया था। और ये कौन कौन से थे? बड़ौदा, बीकानेर, उदयपुर, पटियाला, रेवा मध्य प्रदेश और उदयपुर। तो इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने आना शुरू कर दिया और माउंटबेटन प्लान के बाद तो काफ़ी स्टेट्स ने आना शुरू कर दिया, जिसमें 2-3 बचे थे। पर फिर सरदार पटेल, थैंक्स टू सरदार पटेल, उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को पूरा एक यूनियन बना दिया था। कश्मीर का इशू को छोड़ के बाकी सब इशू सॉल्व हो गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के हिसाब से कुछ चेंजेस थे जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे, बट क्विकली रिवाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के हिसाब से अब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो एक सोवियन बॉडी है। मतलब वो कोई भी फैसला ले सकती है, कोई भी कानून को किसी भी तरह से बना सकती है, उसका पिछले कानूनों से कोई लेना देना नहीं। वो चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 47 के हिसाब से कुछ ले वहाँ से कुछ ले, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन से ले चाहे ना ले, बस उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो सोवियन है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 बोलता है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ये भी बोलता है कि जो असेंबली है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। उसके 2 काम हैं, वो असेंबली भी है और एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती थी ना, तो उसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी तो जीवी मावलंकर उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये जो असेंबली है बेसिकली ये फर्स्ट पार्लियामेंट है फ्री इंडिया की। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम 3 पार्ट्स में चीज़ों को बात कर रहे हैं। एक तो पार्ट है जो 1946 से 1949 या 50 तक होता है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। उसके बाद इलेक्शंस होंगे। राइट जब इलेक्शंस होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा पहले, फिर इलेक्शंस होंगे। जब इलेक्शंस होंगे तब उसके बाद हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बैठेगी। उससे पहले तो हमारे पास क्या है? डोमिनियन पार्लियामेंट है, डोमिनियन लेजिस्लेचर है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट थी फ्री इंडिया की, और उसके पास 2 फंक्शंस थे करने के लिए, एक लेजिस्लेटिव और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनती थी तो जीवी मावलंकर। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार कब मिली थी? 17 नवंबर 1947 में। देखिए अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद नवंबर में 1947 में पहली बार हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है और हम चूज़ करते हैं जीवी मावलंकर को अपना फर्स्ट, जैसे लोकसभा स्पीकर बोलते हैं ना, तो यही हमारे सब फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। और ये कब तक ऐसे काम करेगी? ये ऐसे काम करेगी 26 नवंबर 1949 तक। अब ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया था, हमने उसको अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। लेकिन वो फोर्स में कब से आया था? वो फोर्स में आएगा जनवरी में 1950 में। तो इस डेट तक ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। अभी तक हम डोमिनियन हैं, अभी तक हम रिपब्लिक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। इसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा? किस चीज़ का? पार्टीशन का। आपको पता है हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जो कैबिनेट मिशन था उसके हिसाब से कितनी सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 389। पर अब पार्टीशन हो गया है तो पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान वाला एरिया, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो एरिया, और बांग्लादेश भी उसी में था। तो हमारी सीट्स रिड्यूस होकर अब टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सीट्स आती है 299। और जो 296 सीट्स थी पहले जो ब्रिटिश इंडिया की थी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उसमें से कितनी रहेगी? 229। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भी रिड्यूस होके 70 रह गई थी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ में थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे?
तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने लगभग 114 दिनों में 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को पढ़ा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। थैंक्स टू B.R. अम्बेडकर एंड ऑल दोज मेंबर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा आया था? 64 लाख रुपीज़ उस टाइम पर। तो जैसे हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन कब बैठा था? फर्स्ट सेशन बैठा था 9 दिसंबर 1946 में। लास्ट कब बैठा था? जनवरी 24 1950 में। याद रखिए लास्ट सेशन कब बैठा है? जनवरी 24 1950 में, जस्ट बिफोर 2 डेज़। कब से? जनवरी 26 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हो गया था। तो उससे 2 दिन पहले जो था वो हमारा फाइनल सेशन था। ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारी प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी तब तक कंटिन्यू करती है और फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस कब होंगे? 1951-52 में। तो बेसिकली जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो जब आज़ाद होंगे तो हम तिरंगा तो फहराएंगे ना। तो उस तिरंगे को बेसिकली फ़ाइनल शेप कब दे दी गई थी? तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था? जुलाई 2 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, प्लीज़ रिमेंबर। फिर हमने कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप कब ली थी? मई 1949 में। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कब चूज़ करेंगे हम? जस्ट बिफोर 2 डेज़, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होगा। याद रखिए, बस इसको कुछ याद रखने के लिए रॉकेट साइंस नहीं है। आज़ादी से पहले हम अपना झंडा बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो आज़ादी से पहले जुलाई 22 1947। और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट कब चूज़ करेंगे? जस्ट 2 डेज़ बिफोर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जिस दिन हमारा फाइनल सेशन भी होता है, तो इसी दिन हमारा फाइनल सेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया है। अब बेसिकली ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और 26 जनवरी 1950 को वो लागू होगा। तो याद रखिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 काम कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही है और वो लेजिस्लेचर के काम भी कर रही है। तो वो है हमारी देश की फर्स्ट पार्लियामेंट। तो वो जो पार्लियामेंट है उसे हम डोमिनियन लेजिस्लेचर बोलते हैं, जिसे GV मावलंकर उस टाइम पे हेड कर रहे थे। और वो कब से शुरू होती है? 17 नवंबर 1947 को वो शुरू होगी और 26 नवंबर 1949 तक वो काम करेगी। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम क्या कर देंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट शुरू होगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अब हमने बना लिया, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आई है। तो इलेक्शंस तो अभी होने हैं ना। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करना शुरू करेगी। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये कब तक काम करती रहेगी? ये काम करती रहेगी फिर 1952 तक। तो प्रोविजनल पार्लियामेंट 1952 अप्रैल तक काम करेगी और फिर तब तक हमारे इलेक्शंस हो चुके होंगे और सब हमने चूज़ कर लिए होंगे। तो फिर मई 1952 में हमारी फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट बैठ जाती है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।